दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं 12 राशियों में सबसे संवेदनशील राशि कर्क की और बात करेंगे नवंबर माह के राशिफल की। ग्रह गोचरीय व्यवस्था आपके लिए क्या संकेत लेकर आई है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ग्रहों की भी बात करेंगे और नक्षत्रों की भी बात करेंगे, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक बात कहने वाला हूँ। यदि मन को जीतोगे तो जग को जीत पाओगे। ये बात याद रखना। आप कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हो, कभी कभी बहुत नरम हो जाते हो और छोटी सी बात भी आपको बड़ा उद्वेलित और उत्तेजित कर देती है। हमें इस पर थोड़ा सा काम तो करना होगा। और हमें क्या करना चाहिए नवंबर माह को बेहतर बनाने के लिए, इसकी पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो संक्षेप में क्या कह रहा है कि यदि आपकी संतान है या फिर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इन दोनों में निवेश के लिए अनुकूल अवसर हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। भूमि या वाहन संबंधी कार्य बड़े लाभ देने वाले हैं। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा और शंकर भगवान को सोमवार को कच्चा दूध चढ़ाते रहें, अच्छा होगा। परंतु हमें जीतना है मन से, और हम मन से जीतेंगे तो जग तो हम जीत पाएंगे। तो चलिए, ग्रह गोचरी व्यवस्था में सबसे पहली खुशखबरी आपको देने वाला हूं कि ये जो गुरु महाराज है ना, ये आपके द्वादश व्यय या अध्यात्म वाले भाव से निकलकर आपके लग्न में प्रवेश कर गए हैं। चंद्र राशि की बात कर रहा हूं। और जब गुरु महाराज यहाँ आएंगे तो आपके लिए बहुत सी शुभता लेकर आने वाले हैं। आप ज्ञानी हो जाओगे, आपकी सोच अच्छी होगी, लॉजिक लगेगा। बिना लॉजिक के भी उद्वेलित हो जाते थे कई बार आप, अब नहीं होगे। ये 5 दिसंबर तक है, फिर इसके बाद मई से तो पूरा 1 साल चलेगा, इसलिए खुश हुआ जा सकता है। गुरु महाराज यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं 7वें भाव पे। 7वें भाव की दृष्टि जो रहती है वो आपके पार्टनर के भाव पे है। पार्टनर के भाव में शनि महाराज की राशि है और शनि महाराज बैठे हैं आपके भाग्य में। तो वो कहते हैं कि शनि महाराज की राशि है, गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत विवाद हो सकता, नहीं होगा। जब विवाद होगा तो ज्ञान आ जाएगा विवाद के आड़े और विवाद को खत्म कर देगा। तो ज्ञान को, अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से जागृत रखना, सेंसिटिविटी को एक तरफ कर देना। उच्च के गुरु बैठे हैं आपके लग्न में। और एक और बात है कि शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं और भाग्य में बैठे हैं मीन राशि में। जब शनि महाराज मीन राशि में भाग्य में होते हैं या स्व राशि में होते हैं तो भाग्य को प्रभावित नहीं करते हैं, अच्छा भाग्य देते हैं, डिले करते हैं। परंतु यार, ये गुरु महाराज की राशि में ही तो बैठे हैं और ये गुरु महाराज के नक्षत्र में भी बैठे हैं और गुरु महाराज की 7, 8, 9 नमी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो शनि महाराज को गुरु बना दिया गया है आपकी कुंडली में। अब वो यहाँ गुरु के फल देंगे। और जब गुरु भाग्य में रहते हैं तो भाग्य में वृद्धि करते हैं, आपको लीडर बनाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आपको उच्च पद देते हैं। मिलेगा यार, मिलेगा, जरूर मिलेगा। परंतु अपनी सोच में ज्ञान का समावेश कर लेना। शॉर्ट टेम्पर्ड मत बनना, जल्दी से गुस्से में और एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लेना। ये और ये अष्टमेश ये है, ये सप्तमेश है। सप्तम और अष्टम दोनों भाग में बैठे। अष्टम में केवल पीड़ा की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पूरी तरीके से शनि महाराज जो हैं वो गुरु की गिफ्ट उसमें है।
क्या बोलेंगे, गुरु के अंडर में है, मान के चलिए आप। तो देखिए शनि महाराज की ये राशि है, दीर्घजीवी बनाती है। पीड़ा तो आप वैसे ही सोच से करते रहते हैं। चंद्रमा मैंने वैसे ही लिखा है यहाँ पे, चंद्रमा तो हर सवा 2 दिन में राशि बदलता है। राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। क्रूर ग्रह बुरे घर में अच्छा होता है। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी अनजानी सी संपत्ति मिलने की संभावना तो आपको बढ़ रही है अगले साल तक। तो देखते हैं, हो तो जरूर बताना। तो ये इसकी भी बात हो गई। गुरु महाराज की एक और दृष्टि की बात क्यों नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आपकी बुद्धि वाले भाव में, आनंद वाले भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, शिक्षा वाले भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। शिक्षा में मंगल स्वग्रही होके बैठे हैं। जब कोई ग्रह अपने घर में बैठता है, वृश्चिक राशि में मंगल महाराज बैठे हैं, तो उस घर का बुरा नहीं करता, परंतु थोड़े से गुस्से में रहोगे। और एक और बात यह है कि वो गुस्सा आपका ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल 8 तारीख से अस्त हो रहे हैं। अच्छा, मंगल का अस्त होना ऊर्जा में कमी तो करवाता है। और फिर आनंद वाले भाव में है, एजुकेशन वाले भाव में, बुद्धि वाले भाव में, यहां बुध बैठे हैं। परंतु बुध देखो 10 तारीख से बकरी हो जाएंगे और बकरी होके यहां आ जाएंगे। देखिए 23 से ये तुला में आ जाएंगे। अच्छी बात है, अभी हम बुध की बात करेंगे। परंतु अभी तो 23 तारीख तक तो बुध ने बुद्धि को अपने अंडर में लेके रखा है। मंगल अस्त हो गए, बुध का प्रभाव मिलेगा, परंतु ऊर्जा चाहिए तो हनुमान जी की आराधना करिए। बब्बा जी की आराधना आपको बड़ा फायदा देने वाली है। और बुध महाराज के लिए भी गणपति जी की आराधना करिए। देखिए गणेश जी की आराधना से ये जो केतु बैठे हैं ना, जो पारिवारिक संबंध और धन के मामले में थोड़ा आपको उदासीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी, उनकी कोशिश भी कम हो जाएगी। और गुरु का आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव है, तो फिर केतु भी आध्यात्मिक होता है। केतु भी गुरु ही है, परंतु सिर नहीं है। वो जो सोचता है उसका कोई ओर छोर नहीं होता। परंतु जब गुरु का प्रभाव होगा तो केतु भी प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान रहेगा, दिशा रहेगी। तो ये वाले जो केतु की जो बिना दिशा वाला ज्ञान है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं शुभता जरूर मिलेगी। सोच समझ के बोलना तो जरूर है, और थोड़ा सा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे, और फटाक से बोलोगे तो बुरा बोलोगे, ये तो पक्की बात। तो थोड़ा इंतजार करके धैर्य के साथ बोलना यार। चलिए, ये वाली बात हो गई। पंचम में शिक्षा अच्छी होने वाली है, आनंद भी रहेगा, गुस्सा मत करना, बुद्धिमत्ता दे रहे हैं, तो ये सब कुछ अच्छा है। हम सुख भाव की बात भी कर लें। यहाँ पे सूर्य और शुक्र बैठे हैं, शुक्र स्वग्रही बैठे, मतलब इस पे ज्यादा प्रभाव शुक्र का रहना है। और शुक्र यहाँ केंद्र में बैठे हैं। और सूर्य तो 17 तारीख को 5वें भाव में आके आपको और एग्रेसिव बनाएंगे। एग्रेसिव ऐसे नहीं बनाएंगे, मंगल जैसे नहीं बनाएंगे, लीडरशिप वाले बनाएंगे कि हमारी बात सुनो, हम सही बोल रहे हैं। और 90% आप सही होगे। सुनना चाहिए, जो सुनेगा वो फायदे में रहेगा। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव रहेगा। और शुक्र यहाँ पे देखिए आप, शुक्र 26 से वृश्चिक में जाएंगे, तो 26 तक तो शुक्र आपको बड़ा मानसिक शांति और थोड़ा सा रोमांटिक बना रहे हैं। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। भौतिकता अपनी समृद्धि में वाहन, भूमि, भवन खरीदने के योग बन रहे हैं। तो कोशिश कर लीजिए ना, नहीं करोगे तो भी बन रहे हैं योग। तो सूर्य यहाँ आके और अच्छा करेंगे। सूर्य यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव बनाते हैं, परंतु अच्छा करेंगे। ये बात हो गई। धन भाव की भी बात कर ली हमने। पराक्रम भाव के भी बुध यहाँ पे बुद्धि में बैठे, तो बुद्धि से पराक्रम करोगे, बहुत अच्छा करने वाले हो। कर्म में मंगल की राशि है और मंगल बैठे हैं बुद्धि के भाव में, तो कर्म तो करोगे। बस मंगल अस्त हो जाएंगे तो अपने कर्म को हनुमान जी की सहायता से कमजोर मत होने देना, बहुत अच्छा होगा। लॉजिकली समझ ली, ये ग्रह गोचरी व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थित हैं।
भाई ग्रह सूर्य के परिक्रमा लगा रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा लगा रहा है, ये हैं, इनका रेडिएशन, इनकी किरणें, इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। नहीं कहने से कुछ नहीं होता, पड़ता है तो पड़ता है। अब आप बोलोगे कि हमारी दशा कौन सी चल रही है, ये पक्की बात है कि जिसकी दशा चल रही होती है ना, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जिसकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, वो ही प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव सबका रहता है, उसका थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव रहता है। दूसरी चीज, नक्षत्रों में जो भी ग्रह हैं तो हैं, वो आपकी कुंडली कैसी हो, आपकी लग्न कुंडली कैसी हो। लग्न कुंडली हमारे पूरे जिंदगी की सेंट्रल टेंडेंसी देती है, और जो चंद्र कुंडली होती है ये वर्तमान की बात करती है, गोचर की बात करती है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास जानकारियों का अभाव रहता है तो फिर हम डबल माइंड होते हैं। अभी सुनिए आप बात, कर्म की बात हो गई, ये धन भाव मतलब ज्ञान भाव, ज्ञान भाव के भी यहाँ पे संपत्ति भाव में बैठे, बड़ा अच्छा है। 5वें भाव में तो फिर आपको और आनंद देने वाले हैं, भौतिकता बढ़ जाएगी। ये 28 तारीख से यहाँ पे आ जाएंगे, 26 तारीख से आ जाएंगे, 28 से नहीं 26 से। तो दोस्तों ये थी नवंबर माह की ग्रह की जो बात वो करना चाह रहे हैं, जो बात आपको उनकी सुनना चाहिए, ये पूरी बात है। एक बात और कर लेनी चाहिए, शनि महाराज तो गुरु हो गए, 1 2 3 शनि महाराज की तीसरी दृष्टि लाभ पे है। थोड़ा सा डिले करेंगे परंतु आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके पराक्रम के बाद में मैंने बोला है कि आलसीपन हो, काम को टालने की आदत हो, तो उस आदत को थोड़ा सा रोक देना। और 10वीं दृष्टि 7 के बाद 8 9 10 रोग रिपु और ऋण वाले भाव में यहाँ पे भी गुरु की महाराज राशि बैठी है, गुरुदेव की राशि बैठी है, धनु राशि बैठी है, कोई टेंशन नहीं है। शनि की दृष्टियों से भी कोई ज्यादा प्रभाव अभी आपको नहीं पड़ रहा है। अच्छा होगा, परंतु तभी होगा जब आप चाहोगे, जब अपनी सेंसिटिविटी को अपनी कमजोरी नहीं अपनी विशेषता बना लोगे। मानवीय दृष्टिकोण वाले हो, जल्दी उद्वेलित हो जाते हो, तो ये गुरु महाराज उसमें बड़ी कमी करके आपको बड़ा सुकून और शांति देने वाले हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस समय ये जो ग्रह हैं वो कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं। और यकीन मानिए कि नक्षत्र हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ये मैंने यहां लिखा है कि कौन से कहां पे बैठे हैं। अब इनमें से अच्छे कौन है या बुरे कौन है, तो अच्छे मैंने नहीं लिखा, देखो सकारात्मक बात नहीं लिखी, मैंने नकारात्मक बात लिखी है कि आपके लिए कौन सा ग्रह कब बुरे नक्षत्र में बैठा है, ये मैंने बताया है, क्योंकि इलाज उसका करना है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बीमारी बताते हैं, डॉक्टर के पास जाके हम पॉजिटिविटी की बात नहीं करते। तो थोड़ी सी बात यह है, हालांकि सकारात्मकता जीवन में सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। बी पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। सुनिए जरा, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क राशि। पुनर्वसु नक्षत्र तो बड़ा अच्छा नक्षत्र है, और इसमें ज्येष्ठा जो है वो विपत नक्षत्र में है, और ज्येष्ठा में मंगल आएंगे 20 के बाद, और कोई नहीं है ज्येष्ठा में। तो मंगल 20 तारीख तक तो आपके पक्ष में है, और अस्त भी है, 8 से अस्त हो रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, ज्येष्ठा विपत है और पूर्वा फाल्गुनी प्रत्यय है, पूर्वा फाल्गुनी केतु है। तो केतु और मंगल को 20 के बाद, तो 20 के बाद ज्येष्ठा का हम ये मंत्र पढ़ने लगेंगे, ओम इंद्राय नमः। गरुड़ मत रखना, बुरे नक्षत्रों की चीजें नहीं रखते हम। और पूर्वा फाल्गुनी में हमें पूरे माह, और पूरे माह नहीं, ये पूरे साल एक नियम बना लो, ओम भगाय नमः। क्योंकि जब नक्षत्रों के देवता को सुमरण किया जाता है तो नक्षत्र देवता प्रसन्न होते हैं, और नक्षत्रों के हमें शुभ फल मिलते हैं। सबके पास 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। अब आपके पास कौन सी ऊर्जा आ रही है ये आप पे निर्भर करता। ओम भगाय नमः, इन देवता की आराधना करिए। केतु
समस्या नहीं देंगे। केतु करते क्या, भटकाते हैं, बस भटकाते हैं, जगह छुड़वा देते हैं, दिमाग के विचारों को छुड़वाते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जबरन जाने की कोशिश करते हैं। ओम भगाय नमा करोगे तो आपको शुद्धता मिलेगी ही मिलेगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र के एक ही चरण में तो कर्क होती है। फिर पुष्य नक्षत्र सबसे कर्मठ नक्षत्र माना जाता है और इसमें ये सभी ग्रह अच्छे अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं। बड़ी खुशखबरी है पुष्य वालों की। तो सभी ग्रह केवल चित्रा नक्षत्र है जो बद नक्षत्र है, केवल चित्रा। और चित्रा में भी सुनिए जरा, शुक्र केवल 8 तारीख तक है, केवल 8 तारीख तक चित्रा नक्षत्र बद नक्षत्र। 8 के बाद तो आनंद ही आनंद है। पुष्य नक्षत्र वालों, इस महीने नवंबर माह में मेरे पास मिठाई का डब्बा आपको भेजना पड़ेगा। तो चित्रा 8 तारीख तक के लिए चित्रा नक्षत्र की बात कर लें, उनतोष्टे नमः का जप कर लें 8 तारीख तक, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र वाले तो बहुत अच्छे। फिर हम बात करें अश्लेषा नक्षत्र, जबरन बदनाम किया गया नक्षत्र, बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं और चंद्रमा की कर्क राशि इसमें होती है। संवेदनशीलता तो मैंने बार बार बोला, 20 बार तो बोल ही चुका हूं इसी वीडियो में। सेंसिटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। नक्षत्र शांति करवाना बहुत आवश्यक है। तो यदि नहीं करवाई हो तो अश्लेषा की करवा लेना, कभी भी हो सकती है, परंतु कभी की मतलब ये नहीं जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र हो उस दिन होती है। तो पूर्वा फाल्गुनी विपत नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी में आपके केतु बैठे हैं और स्वाति नक्षत्र जो है, यहां पे स्वाति नक्षत्र है वो बद है और स्वाति में केवल 8 से 19 तक शुक्र रहेंगे और 7 तारीख तक सूर्य रहेंगे। तो 1 से 19 तारीख तक स्वाति और पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी में तो ओम भगाय नमः करें और स्वाति की बात करें तो वायुदेव हैं इसके देवता, ओम वायवे नमः का जप करिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब स्थितियां सुधरेंगी, सब कुछ सुधारा जा सकता है। केवल एक काम पे आपको काम करना पड़ेगा और वो है नेगेटिविटी को अपने से दूर हटाना। सकारात्मक रहिए, सकारात्मकता प्राप्त होगी। जय माता दी।